ऐसे ही हमलों के बाद ईरान ने पूरे देश में बड़े खुफिया ऑपरेशन को चलाना शुरू किया। तेहरान की खुफिया एजेंसी ने इजराइल की खुफिया एजेंसी यानी मोसाद के एजेंटों की एक हथियार की फैक्ट्री को भी पकड़ा। ईरान इससे पहले भी कई बड़े ऑपरेशन चला चुका। आपको याद होगा कि जब ये ऑपरेशन खत्म हुए थे तभी खबरें आई थी ईरान से कि उन्होंने करीबन 700 से ज्यादा मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मोसाद की एक बड़ी फैक्ट्री यानी जो वेपन बनाने की फैक्ट्री थी, ड्रोन्स वहां पर मौजूद थे, इस फैक्ट्री को पकड़ा है। ये तेहरान की पुलिस ने कैप्चर किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान सबसे ज्यादा काम ना सिर्फ अपने डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करने में बल्कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को भी पुख्ता करने में, मजबूत करने में लगा हुआ है। उसको ये लगता है कि जो इनपुट लगातार ईरान की तरफ से लीक हो रहे थे वो बहुत ज्यादा संवेदनशील थे और यही वजह थी ईरान के अलग अलग इलाकों में साइंटिस्ट पर और उनके कमांडर्स पर अटैक करने की। प्रोफेसर अंशु, अगर देखा जाए तो ये बात तो तय है कि मोसाद की मौजूदगी हर जगह रहती है, लेकिन अभी जैसे राज सर भी बता रहे थे कि ईरान की भी कोशिश है कि अमेरिका को इसमें रोपन कर ले, उसमें खींच ले। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ऐसे वक्त के अंदर ईरान के साथ युद्ध लड़ना चाहेगा या फिर बड़े एक ऑपरेशन में जाएगा? सुमित, इस प्रश्न का जवाब यदि हमें ढूंढना है तो विगत एक हफ्ते में जो इस पूरे वॉर थिएटर में डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको हमको थोड़ा सा बारीकी से देखना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे नेतान्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई, जिसके बाद ट्रंप के द्वारा बड़े जोर शोर से इस बात का डिक्लेरेशन किया गया कि जल्द ही इजराइल और हमास के बीच युद्धबंदी की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने ये तक कोट कहा कि हमास युद्धबंदी के लिए आतुर है और इजराइल युद्धबंदी के लिए तैयार है। लेकिन दोहा में जो दोनों ही पार्टीज के बीच में युद्धबंदी को लेकर के वार्तालाप चल रहा था वो विफल हो गया और ऐसा माना जा रहा है कि 3 प्रमुख कारण, गाजा में जो यूनाइटेड नेशंस एड्स प्रोवाइड करता है उसको लेकर, युद्धबंदियों की अदला बदली और उनको रिलीज करने को लेकर, और जो डीएस्केलेशन है क्योंकि इजराइल ने जो सारे पॉइंट्स जीत लिए हैं वाइसे वर्सा जो हमास के पास हैं, तो दोनों ही वहां से डीएस्केलेट नहीं करना चाह रहे, तो इसको लेकर के विफल हो गई ये वार्ता और ट्रूस की घोषणा नहीं हो पाई। अब इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अचानक से अग्रेसिव बयानबाजी ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हम एक दूसरे के लिए होती हुई देख रहे हैं। और सुमित, यहाँ पर आप देखिए ईरान का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करना, अपने आप को सेव करना और वेपन बनाना है। इजराइल चाह रहा है रिजीम चेंज हो। क्यों चाह रहा है रिजीम चेंज हो? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले और निश्चित तौर पर यह इस पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी होगा यदि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है। तो अब जब ये युद्धबंदी के सारे प्रयास विफल हो गए हैं अभी पहले राउंड के, और हम ये ना भूले कि हमास किसका प्रॉक्सी है, हमास ईरान का प्रॉक्सी है, तो ईरान हिजबुल्लाह को, हमास को, हुतीज को एक्टिव रखे हुए है। इजराइल के विदेश मंत्री अब इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर अब इसीलिए अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि शायद हथियारों की खेप लेनी होगी, दूसरी बात करनी होगी। तो आप देखिए हर दिन एक नया डेवलपमेंट हो रहा है। यही तो बात कही जा रही है कि देखिए अमेरिका भी इसीलिए इस युद्ध में आया था या उसने ऑपरेशन किया ताकि वो इजराइल को सपोर्ट कर सके और ईरान के ऊपर अटैक करने का मकसद भी ये था। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो हमला बोला था उससे क्या ईरान में बड़े हमले के बाद नुकसान पहुंचा भी था? इसको लेकर हमारे संवाददाता अंकित कुमार ने एक रिपोर्ट की है, आइए आपको दिखा देते हैं। ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के बाद अगर हम इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज की माने तो उनका ये आकलन है कि जो 3 सेंटर्स थे, 3 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, फोर्डो, नतांज और इस्फहान में, वहाँ से कोई भी इनरिच्ड यूरेनियम बाहर नहीं गया है। अब इसका मतलब क्या है वो हम इन ग्राफिक्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 जो सेंटर्स थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये तीनों अलग अलग तरह की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी और अलग अलग इनका एक तरह से हम कहें जोग्राफिकल इनकी जो क्षमताएं थी और विशेषताएं थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। अगर हम बात करें फोर्डो की, फोर्डो में जो फैसिलिटी थी वो करीब 80 से 90 मीटर अंडरग्राउंड थी। नतांज में 40 से 45 मीटर अंडरग्राउंड थी, यानी कम सुरक्षित मानी जाती थी। लेकिन इस्फहान में जो पहाड़ी है उसकी पीक है वो करीब 350 से 400 मीटर, यानी बहुत ही ऊंची पहाड़ी है। एक चीज़ और अंतर है, यहाँ पे न्यूक्लियर इनरिचमेंट का काम चलता था लेकिन यहाँ पे शायद कुछ और काम चलता था। हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। अगर हम फोर्डो की बात करें, यहाँ पे GBU-57 यानी कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए थे और माना जा रहा है कि इन बॉम्ब्स की वजह से जो भी यहाँ पे अंदर में फैसिलिटीज़ थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। ऐसा ही बिल्कुल हुआ नतांज में भी, वहाँ पे करीब 2 गिराए गए थे। फोर्डो में करीब 12 GBU-57 बॉम्ब्स गिराए गए थे। लेकिन इस्फहान में चूँकि
उनकी जो पीक्स की ऊंचाई है वो 350 से 400 मीटर ऊंची थी। वहाँ पे बंकर बस्टर बॉम्ब्स नहीं गिराए गए थे क्योंकि बंकर बस्टर बॉम्ब्स की भी उतनी क्षमता नहीं है कि वो 350 से 400 ऊंची पत्थर को भेज सके। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे टनल्स पे टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया गया था। सिर्फ टनल्स को ब्लॉक किया गया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान में अंतर क्या था एनरिचमेंट के लेवल पे। देखिए, फोर्डो में और नतांज में जो काम था वहाँ इनरिचमेंट का प्रोसेस था, यानी हजारों, अगर आईएईए के माने तो करीब 19 से 20 हजार सेंट्रीफ्यूजेस यहाँ पे लगाए गए थे जो यूरेनियम को इनरिच कर रहे थे। अगर आईएईए की ही माने तो करीब 60% 60 यानी वेपन ग्रेड से थोड़ा सा कम, बिल्कुल बम बनाने के लायक तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा कम, करीब 60% इनरिच यूरेनियम वहाँ से आता है इस्फहान में। अब इस्फहान में दो चीज़ें होती हैं, इस्फहान में कन्वर्जन होता है और स्टोरेज होता है। देखिए, जब कोई यूरेनियम इनरिच हो जाता है उसका सीधा इस्तेमाल बम बनाने में नहीं हो सकता है। इनरिचमेंट जब होता है तो वो गैस की तरह होता है, उस गैस को फिर से सॉलिड और फिर से मेटल बनाना पड़ता है परमाणु बम को बनाने के लिए। अब अगर हम देखें इस्फहान का, यहाँ के दो हिस्से हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा है यूरेनियम कन्वर्जन और फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट, ये तो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। लेकिन जैसे हमने कहा, ये 400 से 500 मीटर ऊंची जो पहाड़ी है वो नष्ट नहीं हुई है, सिर्फ इसके टनल्स नष्ट हुए हैं। और ये एक 360 व्यू है इस पूरी पहाड़ी का। देखिए, ये जो गैस से मेटल बनाने वाली फैसिलिटीज़ हैं वो तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। अब इजराइल और अमेरिका का पूरा ध्यान दरअसल इस पहाड़ी पे रहेगा।